हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए ग्रेट। तो चैंपियंस, अच्छे चल रही है आपकी तैयारी, ये मेरा पूरा बिलीफ है आप पे। तो हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ऑलरेडी हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बारे में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ठीक है, गैल्वेनोमीटर सही है, बड़ी मूविंग कॉइल क्या चीज आती है बीच में, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें होती है। ऑलरेडी आप देख चुके हैं अपनी लैब में, आपने इसका यूज भी करा है, तो पता लगाएंगे। सो मैं यहाँ पे निखिल, और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्सट्रामाइंड्स। एंड आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात चलती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो ये है वो चीज, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पक्का आपने यूज करा होगा, यूज करा होगा इस चीज को। गैल्वेनोमीटर यूज किस लिए होता है? गैल्वेनोमीटर यूज होता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए, किसी सर्किट में कितना करंट है या नहीं है ना, डिटेक्ट करना है आपको। एंड सेकेंडली, करंट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। हाँ, यहाँ पे आप कुछ रीडिंग्स देख सकते हैं, तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, बट टू अ लिमिटेड रेंज, कुछ अमाउंट तक का ही करंट हम मेजर कर सकते हैं। ज्यादा करंट मेजर करना है तो हमारे हमारे पास होता है एमीटर, और किसी गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सब चीजें आज आप सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक बार इसकी सेटिंग्स को चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, so the topic is moving coil galvanometer. तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है यहाँ पे, यूज टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट, to find out the direction of current and to some extent measure the current. छोटा सा करंट आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, बट बड़े करंट को मेजर करने के लिए हमें इस गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें चाहिए होगा एमीटर, वहां पे ये चीज वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पर बेसिकली मूविंग कॉइल क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज एक कॉइल होगी जो रोटेट करेगी, यानी कि मूव करेगी, इसलिए इसका नाम पड़ा था मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल जनरेटर जो होता है हमारे पास दो टाइप का होता है, बट दोनों का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग सेम ही है। अब कैसे होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, उसकी लेकिन हम फिर से आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपको कुछ क्या दो इमेजेस दिखाई दे रही है, जो कि क्लियरली हमें बता रही है कि कोई मूविंग कॉइल जनरेटर, शॉर्ट में जिसे हम एमसीजी भी कहते हैं, कैसे वर्क करता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को हाईलाइट करूंगा। अगर आप इस फिगर को ठीक से देख पा रहे हैं, तो इजीली अवेलेबल है नेट पे, आप जाके चेक आउट कर सकते हैं। कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे, पहले वो समझाना चाहूंगा, फिर इसकी वर्किंग में हम जाके देखेंगे। तो सबसे पहले एक बड़ा सा हमें यहाँ पे स्केल दिखाई दे रहा है, दिस इज आवर स्केल। इसको हम कलर अलग कर देते हैं। तो दिस इज द स्केल। इस स्केल पे ये लगा हुआ है एक पॉइंटर, आप देख पा रहे होंगे। एल्यूमिनियम का लाइट सा पॉइंटर होता है, जैसे ही इस एमसीजी को करंट मिलेगा, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। अभी फिलहाल ये जीरो पर है, ये डिफ्लेक्ट होकर आगे या पीछे की तरफ जाएगा, डिटेक्ट करेगा करंट को, डायरेक्शन बताएगा। सो दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे आप एक ये गेट जैसी चीज देख रहे हैं ना, बड़ा सा दरवाजा, अभी दरवाजा नहीं है, ये आपका एक परमानेंट हॉर्स शू मैग्नेट है। तो दिस इज द हॉर्स शू मैग्नेट, जो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉइल्स बने हुए हैं, दीज आर दी कॉपर कॉइल्स, क्योंकि हमें कॉपर की वायर चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? ये रिलेटेड है हमारे प्रीवियस कांसेप्ट से, जहां पर हमने पढ़ा था कि जैसे आप करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करते हैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें टॉर्क आता है। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे हमें एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। दिस इज द कॉपर वायर, और ये इंसुलेटेड है।
So these are the insulated copper wire। Of course ये इसका प्लेटफॉर्म है, बेस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्क्रूज लगे हुए हैं। So these are the leveling screws। सिर्फ लेवल करने के लिए इनका काम नहीं है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। एक पॉजिटिव यानी कि रेड कलर के वायर आप कनेक्ट करेंगे, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे थे। ये है रेड लाइन वायर, ये है ब्लैक न्यूट्रल वायर, राइट। तो यहाँ पे आप दोनों को कनेक्ट करेंगे, तो ये कनेक्शन यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक कॉनकेव शेप की मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए परमानेंट मैग्नेट, जो कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख पा रहे हैं। दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इनकी शेप कैसी है, कॉनकेव है। अब ऐसा भी क्यों है वो भी हम समझेंगे। इस फिगर को आप इस डायग्राम को आप इस फिगर की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ये वही स्केल, ये वही पॉइंट है इन साउथ पोल, इन नॉर्थ पोल, कॉनकेव शेप का। एक कॉपर की वाइंडिंग जो कि रेक्टेंगुलर है, बीच में है सॉफ्ट आयरन का कोर। सॉफ्ट आयरन को हम यूज करते हैं मैग्नेटिक परमिटिविटी ज्यादा होने की वजह से। सॉफ्ट आयरन का मैग्नेटिक परमिटिविटी ज्यादा होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, ज्यादा हो जाता है। ये थी कॉपर की वाइंडिंग्स और सॉफ्ट आयरन को। लास्ट में आप एक और चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पे, हेयर स्प्रिंग। अब ये हेयर स्प्रिंग या टॉर्जन स्प्रिंग क्या करेंगे, इस कॉइल को रोटेट करने के बाद वापस अपने पोजीशन में लाने में हेल्प करेंगे। वो सब चीजें हम समझने वाले हैं, इसलिए हम चलते हैं आगे। तो बेसिक प्रिंसिपल हमें यहाँ पे समझ में आता है। Of a moving coil generator is whenever a current carrying coil is placed in an external uniform magnetic field, it will experience a torque and will produce या undergo an angular deflection। बस उसी एंगुलर डिफ्लेक्शन को हम लोग मेजर कर लेंगे कि कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है, हमें पता चलेगा कितना स्ट्रॉन्ग करंट आपने उस गैल्वेनोमीटर को फीड करा है। जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन पॉइंट है उतना ज्यादा करंट होगा। तो ये हो गया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी। अच्छा, ये एमसीजी भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डी आर्सन टाइप और एक होता है वेस्टर्न टाइप। ये हाईली सेंसिटिव है, दिस वन इज हाईली सेंसिटिव। तो डेफिनेटली आपके स्कूल की लैंग्वेज में होता नहीं होगा, बिकॉज़ हाईली सेंसिटिव है तो कॉस्टली भी आता होगा और थोड़ा सा आपका फ्रेजाइल टाइप का भी होता होगा, गिर गया तो खत्म, ठीक है। तो ये हाईली सेंसिटिव है, फ्रेजाइल भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है, इस कॉइल को जो कि रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल है उसको सस्पेंड किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सस्पेंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के हेल्प से इसको सस्पेंड किया जाता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर की बहुत पतली सी वायर होती है, इसलिए हाईली सेंसिटिव और फ्रेजाइल है, ठीक है। ज्यादा अगर आप इसको करंट दे देंगे या ज्यादा इसकी मिसहैंडलिंग करेंगे, खराब होने वाला है, कॉस्टली भी है। तो डेफिनेटली जो हम कॉमनली यूज करते हैं, जो आपके स्कूल की लैंग्वेज में कॉमनली दिखते हैं आपको, जो हमने फिगर में भी देखा, आपको देखा भी फर्स्ट वाले फिगर में, वो होता है वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है, ये सेंसिटिव तो है बट हाईली सेंसिटिव नहीं होता, रगेड होता है, थोड़ा सा रफ हैंडलिंग कर सकते हैं थोड़ा सा, यानी कि उसको पटाके उसको पैकिंग ऐसा नहीं करना। करते भी हैं कुछ बच्चे पर वो नहीं करना होगा, ठीक है। अल्टीमेटली प्रॉपर्टी आपकी है, आपके स्कूल की है। तो सेंसिटिव होता है थोड़ा सा, वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर रगेड होता है, आप हल्की फुल्की मिसहैंडलिंग कर सकते हैं, उतना ज्यादा फ्रेजाइल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो कॉइल होती है जो कि हम फिगर में भी देखेंगे, इसको अटैच कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ हेयर स्ट्रिप एंड विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट बेयरिंग्स। बेयरिंग्स के बीच में इसको कनेक्ट करा जाता है।
तो एक टाइप से एक कॉम्पैक्ट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये ज्वेल बेयरिंग छोटे से होते हैं बेयरिंग्स, ऊपर और नीचे यहाँ पे बेयरिंग्स का यूज किया जाता है, वहां पे वायर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम ज्यादा यूज क्या करेंगे वेस्टर्न में, बट एसेंशियली दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल एक ही रहेगा कि जब भी करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पे एक टॉप लगने वाला है, टॉप की वजह से वो कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल के रोटेशन के साथ साथ वो पॉइंटर भी मूव करेगा किसी स्केल पे, और आप सिंपली स्केल पे देख के पता लगा लीजिए कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। मैथमेटिकली कैसे काम करेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे मतलब प्रीवियस वीडियो में जाएंगे जब हमने टॉर्क के बारे में सीखा था। हमने देखा था कि जैसे ही किसी भी आप करंट कैरिंग कॉइल को जिसकी कुछ डायमेंशन होती है जैसे ए और बी, आप प्लेस करते थे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे करंट में कॉइल जा रहा है कुछ इस टाइप से करंट जा रहा है आई, ठीक है। ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, और रोटेट करेगी, बड़ी कब रोटेट करेगी जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। अभी सर इधर बन गई, कहाँ जा रहे हैं, सॉल्व फॉर और बता दो और नंबर। अभी इस टाइप की शेप का क्यों है, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बट ऐसा नहीं होगा, सामने सामने ही होगा इसको। दिस इज नंबर। अब ये जो शेप है ये जानबूझ के ऐसे ली गई है ताकि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हेल्प मिलती है, जब भी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो सारी की सारी पास करेंगी इस कॉइल में, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड की वेस्टेज नहीं होगी, सारा का सारा फील्ड जो होगा वो कॉइल में से ही पास करेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आज ये मूविंग बन गया, सच में मूविंग बन गया, आगे पीछे बात है ऐसा नहीं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से हमें एडवांटेज क्या मिलती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एडवांटेज, एडवांटेज सिंपल सी बात हुई है कि द कॉइल ऑलवेज lies in the magnetic field and the plane of the coil is always parallel to the magnetic. अब प्लेन कॉइल को हमेशा पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंबल का मतलब है, अगर हम उसी फॉर्मूला में जाएं तो हम सीखा था टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला था एन आई बी ए, चैंपियंस को याद होगा, नहीं याद है तो प्लीज पीछे की वीडियो जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो एन आई बी ए साइन ऑफ थीटा, अब थीटा यहाँ पे हमने 90 डिग्री कर दिया है बिकॉज़ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा कौन सा एंगल था, थीटा वाज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा बना के दिखाऊं यहाँ पे आपको, सो अगर ये है आपकी x, ये है कॉइल, so this is the normal to the coil, say for example this is the magnetic field, so this is the angle, so normal to the coil and magnetic field के बीच में एंगल जो था थीटा, थीटा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो टॉर्क आपके पास क्या बनेगा, मैक्सिमम H is equal to Ni। तो ये मैक्सिमम टॉर्क ऑब्टेन करने के लिए हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्केव शेप्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। तो ये था कंसेप्ट है ना। तो मैक्सिमम टॉर्क यानी टॉर्क मिलेगा एनआईडी, तो कॉइल रोटेट करेगी, जब कॉइल रोटेट करेगी तो हेयर स्प्रिंग एक्शन में आ जाएंगे। हेयर स्प्रिंग देखे हमने पिछले स्क्रीन पे एक बार जाके देखे थे। सो दीज आर दी हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग मतलब बहुत पतले से स्प्रिंग होते हैं, ये भी फॉस्फर ब्लॉक्स के ही बने होते हैं। So these springs are also made up of phosphor bronze. Hairs, two in number, दो होंगे यहाँ पे, एक नीचे कनेक्शन होगा, एक ऊपर कनेक्शन होगा। अच्छा कनेक्शन कैसे होता है? हेयर स्प्रिंग के एक एंड को तो कनेक्ट कर देते हैं कॉइल के साथ, है ना, और दूसरे एंड को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे
लेवलिंग स्क्रू के साथ, बिकॉज कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होगा, करंट कैसे जाएगा कॉइल में, तो हेयर स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, दूसरा हेयर स्प्रिंग भी कनेक्टेड रहेगा। आपने वायर्स को कनेक्ट करा, वायर्स कनेक्ट हो जाएंगी तो करंट हेयर स्प्रिंग थ्रू होता हुआ कॉइल में जाएगा, कॉइल से एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, फिर वो रोटेट करेगी और उसके साथ साथ ये जो पॉइंटर अटैच है वो भी रोटेट करेगा। तो बेसिकली जैसे काम करता है आपका एक मूविंग कॉइल का रोटर। अब कितना टॉर्क आ रहा है वो हमने फॉर्मूला में देख लिया, और आगे चलते हैं उसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में। जब ये कॉइल रोटेट करेगी, जैसे कॉइल रोटेट कर रही है ना, अब ये स्टेबल होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई, क्योंकि करंट को आपने एक ही वैल्यू फीड कर दी है ना। तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई कॉइल, तो जितना टॉर्क करंट की वजह से आता है उतना ही रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं हेयर स्प्रिंग। तो हेयर स्प्रिंग का यहाँ पे डुअल पर्पस है, एक तो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करना और दूसरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना। तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, so restoring torque, like I said, tau r, this is proportional का साइन ऐसा बनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें फिर से ये चाहिए अल्फा, है ना। So torque restoring is proportional to alpha, where alpha is the angle of deflection. Alpha is the angle of deflection. So this is alpha, angle of deflection. So restoring torque is equals to proportional a constant आ जाएगा यहाँ पे g into alpha, and this g is known as torsion constant. इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इनमें g भी नहीं, यहाँ पे हम k डिनोट करते हैं, k is the g कुछ और है आगे आएगा, k is the torsion constant, यानी कि कितना टॉर्क चाहिए होगा एक यूनिट एंगुलर डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपको 1 डिग्री डिफ्लेक्शन चाहिए तो आप कितना टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बिकम द वैल्यू, दैट विल बिकम द टॉर्शन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है स्प्रिंग के मटेरियल पे। तो शायद फॉस्टर रोल को स्पेशल टाइप का मटेरियल होता था, तभी हम वहां पे यूज करें, स्टील का स्प्रिंग तो लगा सकते थे, कॉपर का स्प्रिंग लगा लेते हैं, एल्युमिनियम या आयरन का स्प्रिंग लगा लेते हैं, सस्ता पड़ता है, हल्का पड़ता है ना। नहीं, फॉस्टर रोल्स को लगाने इलास्टिसिटी से इसका मतलब है वहां पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपना रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे के है टॉर्जन कांस्टेंट, और इसके लिए हमने फॉस्फर रोल्स को लिया है। थोड़ा और डिटेल में समझ लेंगे क्यों फॉस्फर रोल्स को लिया, बट थोड़ा सा आगे। तो एक इक्वेशन आती है हमारे पास टाउ आर इक्वल टू डी अल्फा, तो एक इक्वेशन आती है टॉर्क मैक्स इक्वल टू एन। और अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ चुकी है, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वही चीज करते हैं। इन इक्विलिब्रियम स्टेट torque restoring will be equals to torque applied on the coil, है ना, या torque experienced by the coil। तो हम कह सकते हैं k times of alpha should be equals to NIBK। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिखूं, I is equals to k upon NBA into alpha, ऐसा लिखा जा सकता है, इस आई से नीचे आती है। तो इस I को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, this I is equals to k upon n, ये पूरा कांस्टेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट g into alpha। so current I you can see is directly proportional to alpha। तो जितना बड़ा करंट होगा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली है, दैट्स व्हाई mcg उतनी ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा जितना करंट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे g को हम बोलते हैं, g is known as गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसका एक और नाम होता है करंट रिडक्शन फैक्टर, तो हम करंट रिडक्शन फैक्टर भी कहते हैं। इनफैक्ट एक और नाम होता है इसका, इसको फिगर ऑफ मेरिट भी बोला जाता है। So I is equals to k upon NBA into alpha। फिगर ऑफ मेरिट क्या है, k upon NBA, जिसको आप गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कह रहे हैं, इसको फिगर ऑफ मेरिट में कह रहे हैं कि भाई कितना करंट पास करें ताकि रिफ्लेक्शन आए यूनिट डिग्री का। 1 डिग्री से डिफ्लेक्ट करना है उस पॉइंटर को, तो कितना करंट पास करें, so this is known as figure of merit।
तो चलते हैं अब इससे आगे और बात कर लेते हैं कुछ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सेंसिटिविटी जो दांतों में हो जाती है वो भी सेंसिटिविटी है, बट यहाँ पे और सेंसिटिविटी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई सेंसोडाइन नहीं लगाने वाले हैं, हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है। एक होती है करंट सेंसिटिविटी, डिनोट करते हैं इसको IS से, यानी कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज पास्ड थ्रू इट। अगर आपने गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पीयर करंट पास कर दिया, अगर वो सेंसिटिव होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देगा। तो इसी चीज को हम बोले करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, यहाँ पे सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है? A galvanometer will be said to be sensitive if it produces a large scale deflection when a small amount of current is passed through it. आपने गैल्वेनोमीटर लिया, उसमें करंट डाल दिया, कुछ ही नहीं आया, उसके पॉइंट में कुछ आ ही नहीं आया, तो खराब है या फिर वो सेंसिटिव ही नहीं है ना। आपने करंट दिया छोटा सा, उसमें डिफ्लेक्शन दिखाती बहुत ज्यादा, यानी कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, आप इसमें छोटे से करंट को भी मेजर कर सकते हैं। तो यहीं पे टर्म आ जाती है करंट सेंसिटिविटी, डिनोट करते हैं हम इसको IS से। So IS is simply equals to alpha divided by I. ऐसी दूसरी टर्म होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिनोट करते हैं इसको VS से। तो VS का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? VS is defined as deflection produced in the galvanometer when a voltage of 1 volt is applied across its end. एक बार डेफिनेशन देख ही लेते हैं ना। So current sensitivity is defined as the deflection produced in the galvanometer when a current of, या यूनिट करंट भी लिख सकते हैं ना, तो when a current of 1 ampere is passed through it। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम वापस पीछे से लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था I is proportional to alpha, so alpha upon I, so alpha upon I क्या हो जाएगा? NBA upon K। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कह सकता हूँ ना, alpha upon I is equals to NBA upon K। So this NBA upon K is known as current sensitivity। तो यहाँ पे लिख देते हैं, this is equals to NBA upon K, यानी कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट फिगर ऑफ मैग्नेटिक में पिछले पेज में देखा, उसका जस्ट इनवर्स। तो दिस इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। ऐसे ही अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे लिख सकते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी इज अल्फा अपॉन V, V को हम लिख सकते हैं I into R। तो अल्फा बाय I अभी हमने देखा क्या होता है, NBA अपॉन K, तो ये हो जाएगा NBA अपॉन K into R। करेक्ट? तो यहाँ से हमें पता चल जाता है that voltage sensitivity is equals to current sensitivity divided by resistance। यहाँ पे काफी सारे लोग गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, वो ओम्स को यहाँ पे लगा देते हैं सेंसिटिविटी के अंदर कि यार वोल्टेज सेंसिटिविटी है तो करंट सेंसिटिविटी इनटू रेजिस्टेंस VD is equals to IR ना, वो नहीं करना। सेंसिटिविटी वर्ड लगा हुआ है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी is equals to करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर डिफाइन करना चाहते हो लिख सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी is simply defined as the deflection produced in the galvanometer when a potential difference या voltage of 1 volt is applied across its terminal। अगर आप 1
वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं गैल्वेनोमीटर के दो एंड्स के क्रॉस, तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो ही बन जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ऐसे अगर आप 1 एम्पीयर करंट पास करते हैं तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो बन जाएगा करंट सेंसिटिविटी। दोनों बीच में रिलेशनशिप ये है, काफी बार इससे न्यूमेरिकल पूछा गया, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। So this is sensitivity of a galvanometer। तो यानी कि हमें समझ में आता है कि ये करंट सेंसिटिविटी है MVA अपॉन के फैक्टर्स भी समझ में आते हैं, तो ये भी अलग से देख लेते हैं। फैक्टर्स affecting the sensitivity, काफी खराब चीज होती है सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर की नहीं ध्यान दो, है ना। मुझे हो चुकी है तो काफी टाइम पहले, बट आई यूज ब्रश डेली, है ना, जो बताते हैं डॉक्टर्स डेंटिस्ट की 2 टाइम ब्रश करो, तो अच्छी चीज है, करना चाहिए, वरना ये सेंसिटिविटी काफी तंग कर देती है आपको। एनीवे, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंसिटिविटी, तो फॉर्मूला हमने यहां पे देख लिया, दिस इज इक्वल टू NVA अपॉन K। यानी कि फैक्टर्स कौन-कौन से, नंबर ऑफ टर्न्स, इसके नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ेगी। फिर आज हम यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, है ना। वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी एक चीज आती है MVA अपॉन के, बस नीचे एक और आ जाता है, तो यहाँ पे भी चाहे करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी हो या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ानी हो, आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे। अब कितना बढ़ा देंगे, ये तो ना कि 50,000 टर्न्स कर देंगे, नहीं, एक लिमिट है, आप कितने टर्न्स बढ़ा सकते हो, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लेकर आएंगे उतना ज्यादा आपका गैल्वेनोमीटर बल्की हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अनमैनेजेबल हो जाएगा। ऐसा लगता है 2 लोग उठा के लेके जाएंगे, गैल्वेनोमीटर रखेंगे, फिर मेजर करेंगे, वो काम नहीं हो सकता। तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो उस नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के लिए आपको वायर बढ़ानी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा वायर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी तो आ जाएगा, उतना ज्यादा आपको गैल्वेनोमीटर का हैवी भी तो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया जा सकता है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये चीज आप ध्यान में रखिए। दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, बी की वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो बी की वैल्यू हमने बढ़ाई थी, कैसे बढ़ाई थी, हमने यूज कर लिए थे परमानेंट होर्सशू मैग्नेट। होर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, काफी स्ट्रांग होता है ना। सिंपल हमने बार मैग्नेट को नहीं लिया था, हमने होर्सशू मैग्नेट को लिया, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया। अब ये होना कि सर 2 होर्सशू मैग्नेट लगा देंगे, 3 लगा देंगे, नहीं, अगेन वो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, बल्की हो जाएगा। इतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड तो बना दिया आपने, बट गैल्वेनोमीटर को फिर उठाने के लिए और प्लेस करने के लिए मुश्किल होगी, तो वो काम नहीं करना है। तो हम ठीक है फील्ड बढ़ाई कर सकते हैं, बट अगेन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अप टू अ सर्टेन लिमिट। एरिया ऑफ द कवर, एरिया कोई बढ़ा दो, एरिया बड़ा कर दोगे तो लेटर से पहले एरिया था ये वाला, और आप क्या करते हैं एरिया ये वाला, तो इसको जो कंटेन करे गैल्वेनोमीटर वो भी कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो काम फिर से नहीं करना है। तो अपने को क्या चाहिए, गैल्वेनोमीटर चाहिए कॉम्पैक्ट साइज का चाहिए, एरिया हम बढ़ा देंगे, बट पर सर्टेन ज्यादा नहीं। लास्ट वाला फैक्टर काफी अच्छा है, के का था, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, टॉर्जन कांस्टेंट, है ना। तो टॉर्जन कांस्टेंट जितना कम होगा, लोएस्ट, कम से कम जितना आप ले सकते हो उतना अच्छा, उतना ज्यादा आपको सेंसिटिविटी मिल जाएगी। इसीलिए फिर हमने यूज किया था फॉस्फर ब्रॉन्ज के हेयर सेल। मैंने आपसे कहा था ना कि एक तो रीजन ये है कि वो रीसोल्यूट टर्म प्रोवाइड कर रहा है, बट उसमें भी फॉस्फर ब्रॉन्ज क्यों चूज करा, कॉपर एल्यूमिनियम आयरन क्यों नहीं लिया, स्टील क्यों नहीं लिया, स्टील लेते हैं ना तो स्ट्रॉन्ग बन जाता, नहीं। तो टॉर्जन कांस्टेंट को हमें कम करना था, उसके लिए फिर हमने स्पेशली लिया था फॉस्फर ब्रॉन्ज, बिकॉज़ उसका टॉर्जन कांस्टेंट होता है मिनिमम, उसने हमारे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया। काफी काम की चीज ये। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे टुवर्ड्स द कंप्लीशन, है ना, काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली। अच्छा, अगर हम ज्यादा करंट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा करंट देंगे तो हेड से जल जाएंगे भाई साहब, नहीं करना, ठीक है। यानी कि वो आपका दिखा हुआ 0 to 5 एम्पीयर तक ये मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर, अगर लगा दो 25 एम्पीयर तो क्या होगा, जल जाएगा, तो कम नहीं करेंगे, जबरदस्ती जानबूझ के भी नहीं जलाना, ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी है, आपके स्कूल की है। सो जो ओवरलोडिंग से हार्म हो सकता है किसी गैल्वेनोमीटर का, वो यही होगा कि वो जल जाए, उसके हेयर्स भी जल जाए, ठीक है। तो ये नहीं करना,
हम करंट को कन्वर्ट कर लेंगे ना, एमीटर बना लेंगे। एमीटर क्या करेगा, ज्यादा रेंज का करंट को मेजर कर लेगा। कैसे करेगा वो हम सीखेंगे आने वाली क्लास में, ठीक है। आज में एंड अच्छा एक चीज और मेरे को ध्यान में आ रही है कि लेटर से हम रेडियो मैग्नेटिक हीटिंग देते हैं, हम ले लेते हैं सिंपल सा बार मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें रख देते हैं कॉइल। तो क्या होता है, रेडियल फील्ड तो नहीं मिलता, तो टॉर्क हमेशा मैक्सिमम नहीं होता, कभी मैक्सिमम होता, बाकी वैरी करता रहता है। यानी कि टॉर्क जो होता है वो कुछ आ जाता है 98 sin ऑफ थीटा, यानी कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता वो क्या होता है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आई बाय या अल्फा बाय थीटा, है ना। करंट जो होता है वो अल्फा बाय थीटा के प्रोपोर्शनल आता है, यानी कि आपको लीनियर स्केल नहीं मिलता, आपको क्या मिल जाता, नॉन लीनियर स्केल मिल जाता। अभी तो मजे आ रहे हैं ना कि 0 10 20 30 40 50 60, है ना, सेम डिस्टेंस में रीडिंग्स आपकी बढ़ती जाती है। और अगर नॉन लीनियर स्केल होता तो 0 1 2 3 4 और ऐसे आपके जहाँ पे जो डिवीजन होते हैं वो शायद रेंज बड़ी होती जाती है, उनके बीच का गैप बड़ा या छोटा हो जाता है, यानी नॉन लीनियर स्केल मिलता है आपको। तो लीनियर स्केल भी चाहिए था ताकि चीजें आसान हो सके, इसलिए भी हमने रेडियल मैग्नेटिक हो गया कि भैया टॉर्क जो देना है एक ही बार में मैक्सिमम ले लो, हम लीनियर स्केल का यूज करेंगे और मेजर करेंगे। तो ये था कांसेप्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, उसकी सेंसिटिविटी का, उसकी कंस्ट्रक्शन का, उसकी वर्किंग का, वर्किंग प्रिंसिपल का। ये सारी चीजें एक साथ आती हैं तो बनता है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। थोड़ा सा पार्ट अभी बचा है वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एमसीजी को एमीटर में, क्योंकि हमें जलाना तो नहीं है ना, हम 50 सेंट पर देंगे उसको जला नहीं सकते, तो उसको आप कन्वर्ट करने सीखेंगे एमीटर में, ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे वोल्टमीटर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। कैसे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, टॉपिक्स को समझिए, कांसेप्ट्स को बनाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।